नमस्कार। पतझड़ ने वादी की खूबसूरती चुराने की नमस्ते। कोशिश की। पतझड़ ने वादी की खूबसूरती चुराने की कोशिश की, उसमें और रंग भर दिए। बिखरे जर्द चिनार के पत्ते पतझड़ के रंग लिए सराबोर कर रहे हैं जमीन को। मेरी रूह से जुड़ा चिनार, मेरे बचपन का साथी, दुनिया। बहार भी अपने पत्तों के साथ मुझे अक्सर बुलाता है। इतना अपना है ये मेरा चिनार। हरे भरे पत्तों से भरी चिनार की टहनियां सोख लेती हैं सारी आलूदगी को। उसकी ठंडी छाह में खड़ी मैं लेती हूँ एक लंबी सांस और भर लेती हूँ खुद को एक नई तवानाई से। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग शख्सियतों से, अलग अलग क्षेत्र की। और आज हम थोड़ा सा हम हमें थोड़ी सी देरी हो गई प्रोग्राम को शुरू करने में, क्योंकि कई बार जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमें एक नई ताजगी, एक नई तवानाई भर देती है जब हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, क्योंकि उनके पास इतना कुछ होता है बोलने के लिए कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जो आजकल के दौर में, आजकल के वक्त की बहुत जरूरत है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, उनमें एक नई तवानाई आ जाए। हमारे जो शख्सियतें हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको देखकर, उनकी इंस्पिरेशन जर्नी को सुनकर। तो आज आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक है उनका। और अगर हम कश्मीरी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीरी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है उनका। ही इज अ ऑथर, ही इज एमिनेंट ऑथर, ही इज अ प्ले राइट, ही इज अ राइटर, ही इज अ एमिनेंट थिएटरिस्ट। दूरदर्शन में प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने काम किया है, निर्देशक के तौर पर उन्होंने काम किया, एक बहुत बड़ा नाम। एंड ही इज मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड। हमारे जो आज की शख्सियत है, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर सोहनलाल खोल का। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया काजल जी, आपने कश्मीर को बहुत खूबसूरत तरीके से, कश्मीर की तहजीब को और कश्मीर की खूबसूरती को बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में प्रोग्राम के बिल्कुल इब्तिदाइया में ही आपने बिल्कुल बयान किया। और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि शख्सियत मतलब इस बड़े काफिले में आपने मुझे भी शामिल कर दिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है और मसरत की बात है। मैं विजय सूरी फाउंडेशन ट्रस्ट और इस फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने बेहतर प्रोग्राम करते हैं। और मैं आपकी जब तफसील देख रहा था शख्सियतों की, तो आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी शख्सियतों को, सारे मुल्क की जो कदावर शख्सियतें हैं, आपने लगभग उनको इस प्रोग्राम में पिरोया है। इस प्रोग्राम की माला को एक बहुत खूबसूरत तरीके से आपने शिराज़ाबंद किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा बहुत लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मंच पर आए। इट्स मोमेंट ऑफ फॉर प्राइड फॉर मी, मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि हम जम्मू कश्मीर की इतनी अजीम शख्सियत आज हमारे साथ हैं। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं आज आप इस मंच पर हैं। तो मेरा जो पहला सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे जो नए युवा है वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, और हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो इंस्पिरेशनल जर्नी जो हमारी शख्सियतों की होती है वो उन तक पहुंचे, क्योंकि बहुत मायूसी का आलम चल रहा है आजकल। खासतौर पे थिएटर की अगर हम बात करते हैं तो यू लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही हैं। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपकी जो जर्नी है कला के क्षेत्र में, अदब के क्षेत्र में, उसके बारे में मैं चाहूंगी हम भी उसकी उस जर्नी का, उस सफर का हिस्सा बने। हाँ, मैं ये अभी तक तो एक लंबा सफ़र है और इसको बहुत जल्दी इस तरह बयां करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये एक जी स्ट्रीम जी। ऑफ कॉन्शियसनेस का एक दौर है, तरीका है। मुझे गढ़ी को, गुलाब को कुछ साल पहले ले जाना होगा, कई दहाइयाँ पहले ले जी जाना होगा। जी। ये 1970 की बात है कि जब मैं असली गांव में पैदा हुआ हूँ और इब्तदाई तालीम भी मैंने गांव में ही, कश्मीर के एक दूर दराज देहात में हासिल की है। तो जी जब वहाँ से तालीम से फारिग होकर, मतलब मैट्रिक मैंने वहाँ गांव से दे दिया, तो फिर शहर ज़रूरी आना था, क्योंकि मज़ीद तालीम के लिए तो शहर ही एक वसीला था। तो शहर में जी। आकर मैं कॉलेज में मैं दाखिला लिया। तो 1970 की बात है, मैं मतलब 7वीं दहाई, 20वीं सदी की 7वीं दहाई में ले जाऊंगा आपको। तो उस वक्त मैंने मतलब कुछ महीने गुजारने के बाद मेरी मुलाकात गौरी शंकर रैना से वहाँ हुई। तो गौरी शंकर रैना उस वक्त एक थिएटर चलाया करते थे, थिएटर ग्रुप अभिनव भारती के नाम से।
अभिनव भारती की जो बुनियाद है वो मरहूम मोतीलाल क्योमो ने डाली थी, क्योंकि वहाँ बड़े कदावर शख्सियतें आती थी। वो हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक शाख था। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में हरिकृष्ण खोल, मृतांश शांत, मोतीलाल क्योमो, वो जो उस वक्त की कदावर शख्सियतें थी वो आया करती थी। तो उसी का एक ग्रुप थे अपना अभिनव भारती। तो अभिनव भारती मैंने ज्वाइन किया उनकी मतलब उनके ही ताल्लुक से। तो वहाँ पर उस वक्त ड्रामे जो हुआ करते थे वो रिलीजियस किस्म के ड्रामे, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा थिएटर का उतना मुझे लगता है, मतलब बाकी जगहों पर तो मतलब बाकी थिएटर ग्रुपों में तो अच्छे अच्छे प्ले हुआ करते थे, लेकिन इस ग्रुप में ज़्यादातर मजहबी ड्रामे ही हुआ करते थे। कि जब कंटेम्प्रेरी थिएटर इतना आ चुका है, जब कंटेम्प्रेरी थिएटर में इतने बेहतर होते हैं बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, सैमुअल बेकेट, बाकी चीजें, तो हम अभी उस नहज से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर हमने भी वहाँ से तजुर्बा शुरू किया। तो मैंने हाईवदन के नाम से एक प्ले है गिरीश कर्नाड का, बहुत मशहूर प्ले है। तो उसका हमने कश्मीरी में अनुवाद करके हमने उसको गुरगुत के नाम से मतलब स्टेज पर किया। तो ये एक बाकायदा थिएटर की मेरी शुरुआत थी। तो उसके बाद मैंने खुद प्ले लिखना शुरू किए, क्योंकि थिएटर मेरा एक पैशन सा बन गया। कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद सीधे थिएटर आना, और थिएटर ग्रुप लातेदार थिएटर ग्रुप थे। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि बड़ियार बाला से लेकर नवा बाजार तक सड़क के किनारे जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी उनमें थिएटर हुआ करते थे। मतलब करीब 22-23 थिएटर ग्रुप थे और बड़े एक्टिव थिएटर ग्रुप थे। मैं आपको याद दिलाऊं कि 75 का जो फेस्टिवल हुआ है कश्मीर में, क्योंकि उन दिनों कश्मीर में 2 फेस्टिवल हुआ करते थे, एक कल्चरल एकेडमी किया करती थी और एक थिएटर फेडरेशन के तहत हुआ करता था। तो थिएटर फेडरेशन के मतलब फेस्टिवल में विजय तेंदुलकर का प्ले, बादल सरकार का प्ले, सैमुअल बेकेट का, शंकर श्रेष्ठ का प्ले, मतलब इतने बड़े मतलब महान लेखकों के ड्रामे पेश हुए हमारे टैगोर हॉल में। और इसके साथ साथ जो अपना अपना थिएटर था, मतलब मेरे 2-3 प्ले थे, सुजीत सैलानी साहब के प्ले थे। मतलब इस वक्त उस वक्त एक मतलब ये नौजवानों में, कश्मीर के नौजवानों में एक ज़बरदस्त पैशन था। मतलब मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो कम से कम 1000 नौजवान इसके साथ जुड़े हुए थे। और उस वक्त पैसा भी नहीं था थिएटर में, कोई मतलब इसका पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अपने ही जेब से पैसे खर्च करके लोग मगर थिएटर किया करते थे। और 1988 तक ये फेस्टिवलों का सिलसिला लगातार जारी रहा। और 1988 के बाद एक पाज आया। इस दौरान मैंने बहुत सारे प्ले लिखे। मतलब निजी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हर फेस्टिवल में मेरे 1 या 2 प्ले शामिल हुआ करते थे। यानी 1975 से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर फेस्टिवल में मेरे 2-3 प्लेस हुआ करते थे। जैसे लोकल टेक्स एक्स्ट्रा भी उन्हीं दिनों की बात है, मेरा शेक्सपियर भी उन्हीं दिनों की बात है, कैक्टस उन्हीं दिनों मैंने लिखा, सरकार उन्हीं दिनों में लिखा, छपकर आ चुके हैं। तो मतलब काफ़ी ढेर सारे प्लेस, जिनमें आजकल के जो बड़े बड़े अदाकार भी हैं, बड़े हिदायतकार भी बन चुके हैं, बड़े प्रोड्यूस भी हैं, उन सबों ने लगभग काम किया है। तो ये इस तरह से मेरे एक सफ़र का आगाज़ हुआ, अदबी सफ़र का भी और थिएटर के सफ़र का भी। ये दोनों एक ही साथ चले। और इस दौरान एक अजीब सी बात हो गई। मतलब मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था और मैंने उर्दू उस वक्त इब्न सफ़ी का, गुलशन नंदा का, बाकी राइटर्स का बड़ा असर हुआ करता था नौजवानों पर, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो इब्न सफ़ी पढ़ते थे या गुलशन नंदा पढ़ते थे। तो मैंने भी एक गुलशन नंदा टाइप का एक नावल लिखा उर्दू में, और सपने टूट गए। तो हमारे एक लेक्चरर हुआ करते थे पॉलिटिकल साइंस के, उनका नाम था आली साहब। आज भी मुझे याद है, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, मतलब बहुत ही निहायत शफीक। तो मैं ये मसवदा लेकर उनके पास गया। मैंने कहा ज़रा इसको आली साहब देखिए आप, मैंने एक नावल लिखा है, आप देखिए। उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने 1-2 महीने लगाए, पढ़ा, बड़ा जखीम सा था, थोड़ा सा 200-300 पेज का था। तो उन्होंने पढ़ा, तो पढ़कर उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने लाल स्याही से उसमें अपने पेन से करेक्शंस की थी, मतलब ज़बान में इमला की जो गलतियाँ वगैरह थी, तो उन्होंने उसको दुरुस्त किया था। वो नावल फिर मैंने रिराइट किया, लेकिन उसको छपाया नहीं, उसको मैंने
मतलब जुर्रत नहीं की कि मैं इसको शाया करवाऊँ या उसको छुपाऊँ कहीं, क्योंकि उस वक्त तक मैं ये समझ गया था और मेरे जहन में ये बात घर कर चुकी थी कि हम किसी और ज़बान में बेहतर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू का मुहावरा हमें नहीं मालूम है, उर्दू ज़बान का जो बेहतर मुहावरा है वो नहीं पता है, तो हम ज़ाहिर तौर पर उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे और वो ज़बान हम बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने कश्मीरी को चुन लिया और कश्मीरी ज़ुबान को भी अपना ओढ़ना बनाया, तो उसी में मैं लिखने लगा। तो ये सफ़र थिएटर के साथ साथ और लिखने के साथ साथ जारी रहा। फिर जब मैं 1981 में दूरदर्शन में आया तो थोड़ा सा इसमें जमूद सा आ गया, तो मतलब यार दोस्त भी कहने लगे कि ये जमूद की बात क्यों है, तो मैंने कहा कि नया ये दूरदर्शन का मीडियम था, मैंने सोचा कि शायद इसी में कुछ बात की जाए, इसी में बेहतर लिखा जाए। तो स्क्रीन प्लेस वगैरह और टेलीविज़न के में लिए मैंने ड्रामे बहुत लिखे, सीरियल्स भी लिखे, उससे पहले जब मैं ज्वाइन नहीं कर चुका था उससे पहले भी और उसके बाद भी। तो इस तरह से एक छोटा मोटा सफ़र शुरू हुआ, एक छोटे सफ़र का आगाज़ हुआ। तो उसके बाद फिर क्या नॉवेल्स की बात आ गई, तो फिर मैंने कश्मीरी में बहुत सारे नावल लिखे। हाँ, क्या बात, अब क्या बात। हमारे आप साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं और आकाशवाणी की नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। सतीश आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिलीप लंगू जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं सोहन जी एक वक्त था जब दूरदर्शन श्रीनगर आपके कंधों पर ही चल रहा था, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वेलकम। वसंत काशीकर जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत काम कर रहे हैं रंगमंच के क्षेत्र में। अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी है, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की है रंगमंच पे ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेगुलर व्यूअर है, जितने भी एस्टीम व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। अशोक भौमिक जी, आपने लिखा है नेट में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर सोहनलाल कोल, लेकिन उनकी जो जर्नी से हम रूबरू हो रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपने उर्दू में डॉक्टरेट की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और फिर आपने लिखना कश्मीरी में आपने लिखना शुरू किया, क्योंकि अपनी मदर टंग में आदमी बहुत सहल तरीके से लिख सकता है। आपने 8 के करीब नॉवल लिखे, अगर मैं सही हूँ तो आपके जो नावलों का जो थीम होता था, नॉवेल्स का जो थीम होता रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतर सवाल पूछा, मतलब बेहतर बात की तरफ इशारा किया। मैं सवाल इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सवाल नहीं करती हैं लेकिन एक बहस छेड़ देती हैं, ये आपकी सलाहियत है। और ऐसा ही अकुमन एक मुझे लगता है होस्ट का होना चाहिए। खैर, बहर सूरत आप तो इस फन में माहिर हैं, तो ये अल्फाज मुझे कहने ही चाहिए। असल में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उर्दू मेरे साथ रहा, मतलब इब्तदा से मैट्रिक से ही उर्दू मेरे साथ रहा। पर्शियन भी था, लेकिन बाद में मैं पर्शियन को छोड़ दिया, तो उर्दू मेरे ही साथ रहा। जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए गया तो मेरा एडमिशन लॉ में भी हुआ और मेरा एडमिशन पॉलिटिकल साइंस में भी हुआ, मेरा एडमिशन उर्दू में हुआ। 3 जगह पर मेरा एडमिशन हुआ उस वक्त। तो मैंने इन दोनों चीज़ों पर उर्दू को ही फौकियत दी। उर्दू को इस वजह से फौकियत दी कि थोड़ा-सा मुझे वो लिखने का, मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत सलाहियत थी, तो उस वजह से मुझे उर्दू मतलब करीब लगी, मुझे दिल के पास लगी। मुझे लगा कि शायद मैं इसी में अपने आप को बयान कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने उर्दू में एमए किया, एमए प्रीवियस फाइनल हो गया। तो उसके बाद शकील रहमान हमारे हेड थे, तो उन्होंने कहा अगर आपको आगे जाना है तो आपको एमफिल करना है, डिसर्टेशन लिखिए कोई। तो फिर मैंने डिसर्टेशन के लिए एक टॉपिक लिया, फोक टेल्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर की लोक वाह, कथाएं। क्या ये बात। 200 सफ़ात पर मुश्तमिल मैंने एक डिसर्टेशन पेपर लिखा। उसके बाद
आला अहमद सरूर उस वक्त कायम मुकाम हमारे उर्दू का बहुत कदावर नाम है, ये बड़ा नाम है और आला अहमद सरूर का। तो ये हमारे वाइस चांसलर उस वक्त मुकर्रर थे, वाइस चांसलर कहीं लीव वगैरह पर थे, तो ये बड़े सीनियर प्रोफेसर थे वहाँ, तो इनको रखा गया। तो उन्होंने मुझे मौजू दिया रिसर्च के लिए 19वीं सदी की उर्दू नस्र में समाजी तंज, सोशल सटायर इन 19th सेंचुरी उर्दू को, यानी 100 साल की जो उर्दू नस्र है 1800 से लेकर 1900 तक, यानी 100 साल का उर्दू नस्र जो है, इसमें मुझे नकूश ढूंढने थे तंज़ मिज़ाज सटायर के। तो बहर सूरत इस टॉपिक से मैंने मतलब थोड़ा सा मुझे ये था कि हर एक तंज समाजी तंज ही होता है, क्योंकि समाज ही सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करता है। मगर फिर भी मैंने, क्योंकि आला अहमद सरूर का दिया हुआ टॉपिक था और क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता था, तो मैंने इस पर काम किया और 2-4 साल लग गए। फिर मेरे जमा साहब मेरे गाइड मुकर्रर हुए, तो उनकी निगरानी में मैंने ये रिसर्च पेपर 1982 में मुकम्मल कर दिया। लेकिन इस रिसर्च के दौरान उर्दू में मतलब अपना रिसर्च मकाला लिखने के बाद, हालांकि उर्दू वो ज़बान नहीं है जिसमें हम कश्मीर में बैठकर बयान कर सकते हैं, क्योंकि बयान करने के लिए ज़बान का मुहावरा, उस मुहावरे पर, उस ईडियम पर पकड़ होनी चाहिए। और ये ईडियम तब आता है राइटर को जब ये ज़बान आपकी माँ के दूध के साथ मिली हो। जो ज़बान दूध के साथ नहीं मिली हो, आप तक नहीं पहुंची हो, उस ज़बान में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपको कश्मीर की मिसाल से ही लेकर समझाऊंगा। मतलब समझाऊंगा क्या, आपको तो मालूम है, मैं इशारा करूंगा। हमारे एक उस्ताद थे, बड़े मोहतरम उस्ताद हामिदी कश्मीरी साहब। उन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की। ही वॉज प्रोफेसर फॉर मोर देन 20 years और कश्मीर यूनिवर्सिटी में उन्होंने बड़े कदावर तालिब इल्मों को पढ़ाया, जो आजकल बड़े बड़े उर्दू पर हैं और बड़े उर्दू से फारिगुल बाल भी हो चुके हैं। तो उन्होंने उर्दू की इतनी खिदमत की कि मुझे नहीं लगता है कि लखनऊ में या हैदराबाद में किसी ने उर्दू की इतनी खिदमत की हो। उन्होंने इक्तिशाफी तनकीद के तहत तनकीद का एक स्कूल कायम किया, मगर इसके बावजूद भी उसको उर्दू ने कुछ नहीं दिया। उर्दू का साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको कभी नहीं मिला। इसी तरह से हमारे नाज़की साहब उर्दू में लिखते रहे, उर्दू बोलते, आज भी उर्दू के बड़े उस्ताद हैं वो। मैं कहता हूँ कि ज़बान इतनी बेहतर बोलते हैं कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बट ही डिडंट गेट, उनको कश्मीरी में लिखना पड़ा एंड ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि उर्दू वाले या उनके जितने भी दबिस्तान हैं या जो जितने भी स्कूल हैं, वो इस स्कूल को कभी खातिर में नहीं लाते। इसकी वजह है, ये उनकी खता नहीं है, इसकी वजह ये है क्योंकि हमें उर्दू मुहावरे पर पकड़, हम उर्दू लिखते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जो उर्दू का सही मुहावरा है वो हमें नहीं मालूम है, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मुहावरा तब आता है जब ये ज़बान आपको माँ की कोख से मिली हो, माँ की गोद से मिली हो, माँ के पेट से ये वो मिली हो। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे बात सही तरीके से बोलनी है और कश्मीर के मसाइल का अहाता करना है और कश्मीर के जितने भी सियासी और समाजी हालात हैं उनको लेकर चलना है, तो कश्मीरी ज़ुबान को ही अपनाना होगा, क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान हमें अपनी ज़ुबान है, अपने दिल के बिल्कुल करीब है, जहन में बसी हुई है, माँ के दूध के साथ मिली हुई है। इसका मुहावरा, इसके मुहावरे पर हमारी पकड़ है, इसके ज़रबुल मिसल पर हमारी पकड़ है, इसके तमाम चीज़ें हमें मालूम है। तो इसलिए इसी ज़ुबान में लिखा जाना चाहिए और बेहतर तरीके से अगर आदमी को कम्युनिकेट करना हो तो अपनी मादरी ज़ुबान में लिखना बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैंने, जब मैं श्रीनगर गया 2000, एक खूबसूरत बात भी है और एक अजीबोगरीब बात भी है। मेरी रिटायरमेंट को सिर्फ 1 साल रह गया था, तो 1 साल रहने के बाद के बावजूद मैंने श्रीनगर ऑप्ट किया केंद्र की, मैं रिटायर होना चाहूँगा श्रीनगर केंद्र से। तो मेरे यहाँ दोस्त कुलीग वगैरह और यहाँ के डायरेक्टर थी उस वक्त अंजलि जी, उन्होंने कहा कि
ये क्या डिसीजन ले रहे हैं आप कि यहाँ से जाकर के, यहाँ फैमिली है, सेटल है, सब कुछ है, तो आप वहाँ जाकर अब ये 1 साल बिताएंगे, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं रिटायर वहीं से होना चाहता हूँ जहाँ मैंने ज्वाइन किया, ताकि ये वाह। सफ़र और ये सर्कल कंप्लीट हो। जहाँ से मैंने ये डॉट डाले हैं उन डॉट्स को मैं ज्वाइन करूँगा और बराबर एक सर्कल बना दूँ इसका। तो मैं वापस चला गया। 2014 की बात है और शबीर साहब वहाँ उस वक्त डायरेक्टर थे। तो शबीर साहब के साथ ये वादा भी मैंने किया था कि मैं आऊँगा वहाँ, क्योंकि वो पहले यहाँ जम्मू में डायरेक्टर थे। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो 2014 अगस्त में मैंने ज्वाइन किया और सितंबर में सैलाब आ गया। इट वॉज अ डिवास्टेटिंग फ्लड। और यहाँ से मैंने मतलब मैं कश्मीर गया था कि मैं बिल्कुल कश्मीरी हालात का मतलब फील था, क्योंकि कश्मीर से बाहर था, मैं अलग था, लेकिन रह तो कश्मीर में ही था, मतलब मेरी रूह वही थी, कहीं इधर उधर भटक रही थी। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने समेटने शुरू किए वो सारे धागे, वो सारे थ्रेड्स। तो मैंने पहला जो कश्मीरी नावल लिखा था, योताम सिर पिट गाओ, मतलब कश्मीर का एक मुहावरा सिर पिट गसुन, यानी सैलाब का सर से गुजर जाना। तो इसी मुहावरे को बेस बनाकर मैंने इसका टाइटल बनाया, योताम सिर पिट गाओ। सैलाब को इसमें मैंने मतलब एक मैं बताऊं एक एलेगरी के तौर पे किया है, और मतलब इसको मतलब तशबीह बनाकर इस तरह बनाकर मैंने इस कहानी को बयान किया है, और इसको मतलब अपने सियासी हालात से जोड़ा है। मतलब यहाँ से सैलाब चल रहा है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है इसका, वो कश्मीर के वो हालात जब 1947 में कश्मीरी लोगों को तो शुरू होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के जरिए और पहुंच जाती है वहां तक जहां कश्मीर में लोगों को नाव के जरिए से बाहर लाया किया करता था, क्योंकि सैलाब इस कदर बढ़ गया था और सैलाब ने इस कदर अपना डिवास्टेटिंग रूप दिखाया था पाकिस्तान में बहुत मुद्दत के बाद। तो वहाँ से मेरे नावलों का नावल लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। तो पहला नावल वो था। उसके बाद मैंने अंग्रेजी नाम के तहत एक कश्मीरी नावल लिखा, एबिस्मल। एबिस्मल इसलिए उसका नाम रखा कश्मीरी ज़बान अदब के तमाम तालिब इल्मों और तमाम असातिज़ा को बोल दिया कि अगर हमें कोई लफ्ज़ किसी और ज़बान का जिसका मुतबादिल हम बेहतर तरीके से कश्मीरी में नहीं ढूंढ सकते हैं और आसान इस्तेमाल करने में भी आसानी हो एबिस्मल, तो हम उसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसको क्यों नहीं रख सकते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने दामालू लिया, हम क्यों नहीं एबिस्मल ले सकते हैं। तो एबिस्मल के तहत मैंने दूसरा नावल लिखा। उसके बाद मेरे 2 कलेक्शंस आ गए, प्लेस के नाद और एक यूसुफ शाहचक। उसके बाद मेरे 2 और एक और नावल दैद के नाम से आया। उसके बाद 2 नावल और, उसके बाद एक और प्ले खारकल के नाम से आया। अब 3 नावल मेरे इस वक्त अभी उनकी रस्म रोनुमाई नहीं हुई क्योंकि कोविड की वजह से कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है। तो 3 नावल, एक तलाश रोजी चेरी, दूसरा सेक्रेटरी इकबाल, तीसरा वुनल, ये तीनों नावल इस वक्त मतलब मैंने अपने यार दोस्तों को भेजे हैं ताकि वो इनको पढ़ें और अपनी क्या आरा से मुझे नवाजें। क्या ये बात। डॉक्टर इस कोल सफ़र मैं का एक आपसे मुख्तसर सा था। डॉक्टर कोल मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम अगर आप फोन का बढ़ा लें, आवाज बीच में कम हो जाती है आपकी, थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा, बढ़ा दीजिएगा फोन का। हाँ, जी। चलिए मैं थोड़ा नज़दीक आता हूँ तो मुझे लगता है मुझे शायद बढ़ जी। मैं जाएगा। अभी पढ़ रही थी कहीं आपके बारे में, जब मैं पढ़ रही थी अभी टैगोर हाल में एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ है जिसमें आपके बहुत सारे हाँ नाटक हाँ हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ। टैगोर हाल में अभी हाल ही में एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ और बहुत मुद्दत के बाद इस शिद्दत का और इस खूबसूरत तरीके पर ड्रामा फेस्टिवल हुआ। ये तो बहुत मुद्दत के बाद हुआ, क्योंकि जब मुझे याद है कि 1988 में मैं वैसे उससे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। मुझे जी लगता है जी वो आप भी लाइक करेंगे। जी जब बिल्कुल। 1988 तक जो हमने थिएटर किया, मैं उस थिएटर को मतलब उस करने को उतना मतलब महत्व नहीं देता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि उस वक्त सिविल सोसाइटी भी तैयार थी, उस वक्त लोग भी देखने आते थे,
उस वक्त सरकार की भी उसमें मुआवनत हुआ करती थी और उस वक्त हालात भी बेहतर थे। मैं थिएटर को उसको तरजीह देता हूँ जो 90 के बाद हुआ, यानी उस वक्त हालात भी नहीं थे, सिविल सोसाइटी भी तैयार नहीं थी, टैगोर हॉल भी नहीं था, लेकिन लोगों का पैशन था कि उन्होंने थिएटर को किसी न किसी तरीके से, चाहे कमरे में ही, चाहे छोटे से हॉल को देखकर जिंदा रखा। ये बहुत बड़ी बात है और इसको मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। इम्पोर्टेंट मैं उस वेटिंग फॉर गोडो को नहीं मानता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट उस वेटिंग फॉर गोडो को मानता हूँ जो 1990 के बाद हुआ, वाह क्योंकि वाह उसके पास तो हालात थे। ये तो वो वाह। कृष्ण के रथ वाली बात है कि उसने कहा कि कर्ण के तीर से मैं आपका रथ पीछे क्यों 1-2 गज पीछे आता है और आप कृष्ण जी वाह करते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे रथ पर मैं भी बैठा हूँ, तुम्हारे रथ पर हनुमान जी भी हैं, लेकिन फिर भी इसके तीर से तुम्हारा रथ पीछे चला जाता है, वाहवाही के काबिल यही है। इसीलिए वाह के काबिल वो थिएटर है जो 1990 के बाद लोगों के पैशन ने शुरू किया। मतलब मुझे याद है आयाश साहब ने जेके वो मतलब जो सेंटूर का हॉल है उसको बुक करके एक मिजाहिया फेस्टिवल करवाया और गवर्नर साहब को उस वक्त मदऊ किया, हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उस फेस्टिवल ने एक नई बुनियाद डाली, एक नए बीज बोए नए थिएटर का। और आज उसका नतीजा ये था कि कल या परसों 12 फेस्टिवलों का थे 12 ड्रामों का फेस्टिवल वहाँ मुनक़द हुआ, यानी 12 ड्रामे उसमें पेश किए गए और 12 ग्रुप उसमें शामिल हो गए। मामूली बात नहीं है, 12 प्लेज इन अ रो एंड 12 दिन बराबर फेस्टिवल चले और वो भी कश्मीर के टैगोर हॉल में, जहाँ फैसिलिटी नहीं, सहूलियत नहीं है और कोविड जैसे हालात हैं जहाँ मारामारी है। इन हालात में भी ये फेस्टिवल 12 दिन चला और अच्छे कामयाब प्ले। इसमें मेरे 3 प्ले थे, एक शेक्सपियर था और दूसरा सरकार और तीसरा कन्फेशन। तीनों प्ले मैंने सुना, हालांकि मैंने कोई नहीं देखा क्योंकि वहाँ मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैंने सुना कि 3 खूबसूरत हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से पेश किए गए हैं। और तीनों प्लेस के मतलब जो उनका क्रक्स था, जैसे शेक्सपियर एक बड़ा डिफिकल्ट सा एक प्ले है और मुझे लगता है कि बार और टोटलिटी में मैं कह रहा हूँ आलमी थिएटर में इस तरह से सोचा गया है, तो कश्मीर में तो है ही है, क्योंकि ये प्ले मैंने 1976-77 में उसके बाद मसौदा ही गायब हो गया क्योंकि फिर पता नहीं मारामारी में कहाँ चला गया। ये कॉन्फ्लिक्ट है एक खालिक का अपने कैरेक्टर्स के साथ, बनाने वाले का अपनी तहरीर के साथ। शेक्सपियर कैरेक्टर्स जितने भी हैं, है ओथेलो है, मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, डेस्डेमोना है, ये सारे बगावत करते हैं शेक्सपियर के साथ। ये कहते हैं उनको कि तुमने छोटे छोटे मसाइल में हमें उलझा के रखा। हैमलेट कहता है तुमने मुझे सारी जिंदगी एक छोटे से कत्ल के पीछे लगा के रख दिया, पागल करार दिया मुझे, कभी पागल बना, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी टू बी और नॉट टू बी, ये सारा लंबा सिलसिला आपने मुझे दे दिया एक छोटे से इसको मारने के लिए। इतना ही मामला था, इतना ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जैसे टीएस इलियट ने भी एक अपनी तनकीद में कहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। वाकई वही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है और वही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की दलील लेकर वो अपने खालिक के पास जाता है कि तुमने मुझे ये क्या कर दिया। जैसे इसी तरह से ओथेलो कि मैं एक छोटे से अपने मुलाजिम के कहने पर हाउ कैन आई किल माई, मतलब जो मेरी सबसे लाडली चीज है उसको मैं कैसे मार सकता हूँ। इतना बफून हूं मैं, इतना बेवकूफ आपने मुझे समझ दिया कि मैं उसके कहने पर जाऊं और गला दूं बगैर किसी। ऐसे ही मतलब मैकबेथ के मसाइल के, लेडी मैकबेथ ने मुझे बादशाह बनाना चाहा और तुमने मुझे बादशाह बनने दे दिया और ये खून खराबा कर दिया। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं अपने खालिक के पास आते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर और खालिक मजबूर है, वो कहता है कि तुम मुझसे ये मसले कहते हो, जरा अपने बड़े खालिक से जाकर कोई मसला कह दो, वहां भी मसले हैं, व्हाई डोंट यू टेल हिम, ये मुझे ही आकर कैसे कहते हो तुम। असली खालिक तो वो है, उसके पास जाकर कह दो कि ये प्रॉब्लम्स हैं, टेल हिम व्हाई इज देयर डेथ, हयात क्यों है, मौत क्यों है, मौत के बाद क्या है, उससे पूछो। ये मतलब इस किस्म का एक फलसफियाना मौजू था और बहुत अच्छी तरह से इसको निट किया गया था। बहर सूरत उन्होंने बहुत कामयाबी से के साथ इसको किया, तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो 3 प्ले हो गए और अच्छी बात है कि थिएटर को कंट्रीब्यूट हो रहा है और
थिएटर चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि थिएटर चलना चाहिए। और आजकल के अयाम में, खासकर कश्मीर में, थिएटर की बड़ी वैलिडिटी है। जब सिनेमा नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, टेलीविज़न भी रूबज़वाल है, पामाल होता जा रहा है, तो थिएटर मुझे लगता है कि एक डेंट कायम कर सकता है और अपनी सिविल सोसाइटी में एक क्रेडिबिलिटी कायम कर सकता है। और मैं कोई वो दिन दूर नहीं देखता हूँ कि जब प्रोफेशनल अंदाज से वहाँ थिएटर होगा, क्योंकि जब आप सोच लीजिए कि जब छठी सातवीं दहाई में मरहूम पुष्कर बार ने सोचा और मतलब मचामा जैसा एक फोबिया क्रिएट किया, या जुंडब जैसा एक कायम हुआ एक सिलसिला, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? Why can't it be there? मतलब कोई ना कोई तो करेगा ये, और कोई ना कोई तो ये मिथ ऑफ सिसिफस वाला मामला नहीं, कोई ना कोई पत्थर तो पहाड़ पर ले ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरफ एक अच्छी कोशिश है और चलता है ये। क्या बात। और मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी, अभी आपने शेक्सपियर की बात कही, जो भी थिएटर रंगकर्मी की हम बात करते हैं, रंगकर्मियों के लिए तो शेक्सपियर एक भगवान की तरह है, क्योंकि हम लोग उनके नाटक करते हैं, अडैप्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि नए नाटकों की ना कमी है कहीं ना कहीं, जैसे हिंदी रंगमंच की ही अगर हम बात करते हैं, वही नाटक हो रहे हैं, तो मौलिक नाटक नहीं लिखे जा रहे या कहीं नए नाटक नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शेक्सपियर की जैसे आपने बात कही, वो कश्मीरी में आपने लिखा है, तो क्या वो नाटक हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो सकते? कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो दिल्ली जैसे शहर में रंगमंच कर रही है, उनको भी नए नाटक करने को मिले, जिस तरह से आपने नाटक लिखे हैं, तो क्या इस तरफ कुछ किया जा रहा है, आप कुछ कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अदब को, हर किसी जुबान के अदब को अपनी सिविल सोसाइटी से जन्म लेना चाहिए जी। अपने हालात से जन्म लेना चाहिए। मतलब हमारे पास नाटकों की कोई कमी नहीं है। जैसे आलमी सतह पर बड़े बड़े खूबसूरत नाटक हैं, मतलब शेक्सपियर से लेकर आइंस्को तक, क्रिस्टोफर मार्लो से लेकर वर्जीनिया वुल्फ तक, मतलब बहुत सारे नाटक हैं और नाटकों की एक भीड़ है। मगर कहता हूँ, मेरा आकलन है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का एम्बिशन हो सकता है कि नाटक वही हो सकता है जो नाटक सॉइल से पैदा हो। मतलब जैसे हम आजकल क्या, हर जमाने में, हर दौर में, मतलब जब से लिखा गया है शेक्सपियर का हैमलेट, हर किसी जुबान में ये ऑलमोस्ट हो चुका है, हर कोई इसको करता है, हर कोई मतलब इसका दिलदादा है, हर कोई हैमलेट को जानता है, हैमलेट को समझता है और हैमलेट की ट्रेजेडी को परखता है। मतलब मेरा ये कन्विक्शन कि कश्मीरी सिविल सोसाइटी में या जम्मू की सिविल सोसाइटी में या कहीं और की सिविल सोसाइटी में ऐसा माहौल, ऐसे मामलात हैं। हालांकि शेक्सपियर का जो हैमलेट है, इसमें जो नफ्सियाती कश्मकश है, इसमें जो मतलब नफ्सियाती मामलात हैं, वो बिल्कुल हर आदमी के हैं। वो तो बिल्कुल आदमी के निजी मतलब जन्मजात हैं। जैसे मतलब आदमी पैदा होता है तो ये मामले पैदा होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी से ही हमारे अदब को पैदा होना चाहिए। मतलब किसी और की चीज़ को, किसी और के तरीके को अडाप्ट करके या किसी और के मतलब इसको अपनी ज़ुबान में इसको ट्रांसलेट के या इसको अपने वर्ष में डाल करके पेश किया जाए, तो वो ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मुवस्सर होता, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा ये डॉक्टर कोल, मेरा कहने का ये मतलब था, जो आपने शेक्सपियर के अलग की, हर कैरेक्टर शेक्सपियर के जो नाटकों का आके शेक्सपियर से एक तरह से बात करता है, जो आपने बताया, ये आपने लिखा, ये आपने क्रिएट किया है कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स को लेकर, जो उनके नाटकों के कैरेक्टर्स को लेकर जो उनकी बात है, जो द्वंद की हम बात करते हैं, वो आपने अपने इस नाटक में दिखाया है। मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो आपका लिखा हुआ है, आपकी क्रिएशन है। तो अगर वो क्रिएशन हिंदी में या हिंदुस्तानी में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे करें, कश्मीर से बाहर भी, मैं वो सवाल मेरा था कि उसके लिए क्या कुछ हो रहा है? वो दोबारा वही बात हो गई है। मतलब जैसे कि मतलब ये जो शेक्सपियर प्ले है,
इसमें इसमें मतलब स्टोरी 2 लाइंस पर चल रही है। ये एक ही मतलब जो मैंने आपको एक थ्रेड बताया वही एक नहीं है इसमें। इसमें एक और थ्रेड है जो इंटरकनेक्टेड है। कश्मीरी मतलब इसमें 3-4 कहानियां साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक तो ये कैरेक्टर्स हैं जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं, जैसे हैमलेट है, लेकिन ये हैमलेट रशीद भी है। और इस रशीद अपनी सिविल की सोसाइटी के साथ अपना एक रिश्ता है। बिल्कुल इस बिल्कुल जी। मतलब इसके अंदर वो प्रॉब्लम है जो यहाँ हैमलेट में पाया जाता है। तो ये भी सिविल सोसाइटी के साथ एक बंधा हुआ फर्द है। ये भी अपनी मतलब मिट्टी में इसकी पकड़ है अपने। इसलिए ये मतलब मैंने जब ट्रांसलेशन की बात की तो जो जेन्युइन प्ले होता है वो एक मतलब होता है आफाकी है। मामले सारे आफाकी हैं। मतलब जो बेहतर मामले होते हैं वो सारे यूनिवर्सल हैं, क्योंकि मौत अमेरिका का मसला भी है और कन्याकुमारी खौफ भी है और यहाँ भी है, हसद वहां भी है और यहाँ भी है। तो ये जो आफाकी मसाइल हैं, आफाकी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हैं ही हैं। वो तो मतलब अदब का एक हिस्सा है ही है, क्योंकि अदब उसके बगैर नामुकम्मल है जब तक ना आप आफाकी मसाइल को छेड़ दें। अनसर्टनिटी है जैसे 5 मिनट के लिए जो पैदा हो गई है सारे वर्ल्ड में आलमगीर जंगों के बाद, ये तो है ही। मतलब अब तो ये मामले हो गए हैं एब्सर्ड जैसे लाइफ हो गई है और सारा मुहावरा लाइफ का एब्सर्ड होता चला जा रहा है। ये तो है ही एक आफाकी मसला। लेकिन इन मसाइल को उभारने के लिए आप एक सॉइल का चयन करते हैं। मतलब गुल्ले लाला को उगाने के लिए आप एक जमीन का चयन करते हैं। आप एक जमीन ढूंढते हैं और एक वाजिब जमीन ढूंढते हैं, और उस जमीन को आप उसके लिए तैयार करके उसको फिर फसल के रूप में उगाते हैं। जैसे आप फूल उगाते हैं, जैसे मतलब अगर खंजर बोएंगे तो खंजर शायद उगेंगे अली सरदार जाफी की जुबान में। तो जहां हम मतलब बेहतर किस्म का बेहतर नैरेटिव बोएंगे तो बेहतर किस्म का के फूल उभरेंगे जो उस सिविल सोसाइटी के लिए मददगार साबित होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपके मतलब आपके मोहन राकेश के ड्रामा को लेकर। मोहन राकेश का मान लीजिए आधे अधूरे एक क्लासिक प्ले है। मतलब हिंदी जुबान अदब का एक बहुत बड़ा शाहकार है। तो आप मोहन राकेश के प्ले को एज इट इज उठा करके आप कश्मीर में आइए और टैगोर हॉल में कीजिए। मतलब बिल्कुल एन मैन उठा करके इस प्ले को अब आप टैगोर हॉल में ले आइए। अब आप अंदाजा कीजिए कि टैगोर हॉल में जो हमारे सिविल सोसाइटी है, कश्मीर की सिविल सोसाइटी, उनके सिकन को ये किस हद तक टच करेगा, उनके जज्बात को किस तरह से मुतासिर करेगा, किस हद तक मुतासिर करेगा। नहीं कर सकता है। एक थोड़ा सा एक तबका इससे मुतासिर होगा, वो 10% वाला तबका। लेकिन ओवरऑल अगर हम थिएटर को एक मतलब एक कमर्शियल अपील देना चाहते हैं, एक कमर्शियली वायबल बनाना चाहते हैं, आम लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो उस तरह से ये मुमकिन नहीं है। मतलब आप आशार का एक दिन या कोई और प्ले ऐसे करें। जैसे आपको मैं बताऊं कि समंदर के सवार एक प्ले है, ये हर जुबान में हो चुका है, राइडर्स टू द सी। हमने भी किया है ये 10-20 बार श्रीनगर में। मतलब हर थिएटर वर्कशॉप में MP शर्मा साहब ने समंदर के सवार को किया है। मैं भी एक थिएटर वर्कशॉप में उसमें रोल किया करता था। मगर मैं आज समझता हूँ कि समंदर के सवार मतलब आप अंदाजा कीजिए उसका और कश्मीर का क्या ताल्लुक है, कैसे कैसे ये डाइजेस्ट हो सकता है। मतलब समंदर के हालांकि है उसमें एक यूनिवर्सल मामला मौत का, मगर एक समंदर में उसके बेटे जाते हैं, एक जाता है पहले वो भी डूब के जाता है, दूसरा जाता है कि हमारे पास मतलब उसने समंदर को एक इसकी इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये तो फैक्ट है, वो मतलब ही हैज यूज्ड इट एज एन एलिगरी। मगर मामला यह है कि एलिगरी वाला मामला कैसे लोग थिएटर में समझ पाएंगे, जो आम आदमी है जिसको हमें थिएटर दिखाना है। थिएटर हम 2-4 लोगों के लिए ही नहीं कर पाएंगे, हमें ये सारी सिविल सोसाइटी को। इसीलिए मैंने कहा जब मचामा का जिक्र किया, मचामा की बात मैंने छेड़ी या जुंडब की बात की, हमने थिएटर को ऐसी ही लेवल पर बड़े मामला को लेकर, लेकिन ऐसे ही मुहावरे में सिविल सोसाइटी में लाना है ताकि ये मकबूल हो जाए, बेहतर हो जाए
और जब ये वो मकाम पकड़े तब हम इसमें तजुर्बे भी कर सकते हैं। फिर कोई भी तजुर्बा करिए, सैमुअल बेकेट से लेकर टी.एस. इलियट तक, टी.एस. इलियट से लेकर फिर मुद्राराक्षस तक, कोई भी चलेगा। बिल्कुल ये सही मेरा कहा। एक हमारे साथ शब्बीर मुजाहिद जी लिखते हैं कि सोहनलाल जी इज रियली अ वर्सटाइल, डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। बहुत शुक्रिया। बान पाथर कश्मीर जी कश्मीर है, वो लिखते हैं कि यूसुफ शाह चक रिटन बाय डॉक्टर सोहनलाल, प्रेजेंटेड बाय नेशनल बान थिएटर theater and written by and खरे 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 काले written by सोहनलाल, presented by नेशनल बान पत्थर जी। बहुत शुक्रिया आपकी इस इंफॉर्मेशन के लिए। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं कि वी आर नमस्कार महारा, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ, यू ब्लेस्ड मी डीडी श्रीनगर। डीडी कश्मीर की बात हो रही है तो एक कमेंट था कि एक वक्त था जब आपने सीरियल्स को अपने कंधों पे लिया था, तो सीरियल्स, टेलीफिल्म, टेलीविजन पे जो आपने किए हैं उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स मैं चाहूंगी कि आप जरूर शेयर करें। कुछ ज्यादा एनेक्डोट्स नहीं है, मतलब क्योंकि एक मैं जब 1982 शबीर साहब को बिल्कुल मुझे लगता है याद होगा, और शबीर साहब इस वक्त इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो मुझे इधर उधर भटकना भी नहीं है, मुझे मतलब हालात के बिल्कुल ऐन मुताबिक रहना है। तो ये 1984 की बात होनी चाहिए, मतलब अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बशीर दादा साहब ने एक प्ले लिखा ईमानदार के नाम से, एक सीरियल लिखा, जी जी, क्योंकि बशीर बहुत दादा साहब मकबूल, उस वक्त स्क्रीन बहुत प्ले मकबूल था। हाँ बहुत खूबसूरत स्क्रीन प्ले लिखा था। हम्म, तो कॉफी हाउस में बैठे थे, तो शबीर साहब ने कहा, क्योंकि शबीर उससे था, मैं उनका असिस्टेंट था, तो उसने कहा कि ये ईमानदार का जो प्रोफेसर सलमान का रोल है ये प्राण जी करना चाहिए। तो प्राण जी को कौन बोलेगा कि आप ये रोल करिए। अभी वही बात, किशोर साहब के पास जाना, वो कहना है कि आप आइए और टेलीविजन रोल कीजिए, तो वैसे भी वो ज़्यादा टेलीविजन को खातिर में लाते नहीं थे, तो अब ये बड़ी मुश्किल बात थी। तो वो कॉफ़ी हाउस में एक दिन बैठे, तो मैं गया उनके टेबल पर, शबीर साहब वहाँ बैठे थे, मैंने कहा उन दिनों मैं मतलब थोड़ा सा जुनून भी था, ये भी था, और डर वर उतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं गया, मैंने कहा कि इस तरह से बात है, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें, शबीर साहब चाहते हैं कि आप इसमें रोल करें। उसने कहा कि ऐसे कैसे रोल में कर सकता हूँ, पहले मैं स्क्रिप्ट सुनूंगा कि क्या स्क्रिप्ट है। बिल्कुल वाजिब बात की, एक प्रोफेशनल बात की उन्होंने। तो हमारे पास आया था पहला वाला एपिसोड दादा साहब का, तो मैंने कहा हम शाम को फिर आए आपके दौलत खाने पर, तो हम आपको सुनाएंगे। तो उसने कहा ठीक है आइए। तो इस पहले वाले एपिसोड में प्रोफेसर का सिर्फ एक सीन था। मैं और शबीर साहब सोचने लगे कि जब ये स्क्रिप्ट सुनेंगे, ये कहेंगे एक सीन पर ये दरबदर हो गए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुम रोल करो, आप रोल करिए, तो ये रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो अब क्या हो सकता है। तो खैर हम चलते चलते गए, तो चलते चलते हम इनके दरवाजे के पास पहुंच गए। हमने बेल की, तो हम ऊपर, हाँ जी अपने इसमें ऊपर बैठक में बैठे थे। तो अगर आपने कमरा देखा हो तो उसमें एक खिड़की से शंकराचार्य की बिल्कुल साफ तस्वीर नजर आती थी, मंदिर वगैरह, वो पहाड़ी। तो मतलब ऐसा लगता था कि अगर हाथ ऐसे करें तो हम वहाँ सजदा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मतलब इतनी बिल्कुल नजदीकी से दिखाई देता। तो वहाँ एक बिल्कुल। सोफा लगा हुआ था, चाय आ गई, तो हमने चाय पीनी शुरू की, तो प्राण जी ने पढ़ी है स्क्रिप्ट। तो प्राण जी मेरे दाएं जानिब बैठे हैं, तो मैं सोफे पर वहां बैठा हूँ, उनके बाएं जानिब मैं बैठा हूँ, और शबीर साहब सामने कुर्सी पर बैठे हैं, ये चाय पी रहे हैं। अब शबीर साहब सोच रहे हैं कि ये क्या पढ़ेंगे और ये क्या सुनाएंगे इसको। ये एक हैरान कुन बात है, और आप भी इसमें देखिए, मैंने 11 सीन पढ़े जबानी, स्क्रिप्ट ऐसे हाथ में रखा, और 11 में से 7 सीन मैंने पढ़े प्राण जी के, मतलब प्रोफेसर के। ये मतलब मैंने जहन में इस तरह से इसका स्क्रीन प्ले बनाया कि मैंने 7 के 7 सीन पढ़े इनके, और 4 इधर उधर के सीन पढ़े, उसमें आयाश के भी 1-2 सीन थे, ऐसा उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कर रहे थे। तो प्राण जी ने कहा ठीक है मैं करूँगा, इट इज़ अ गुड स्क्रिप्ट, फाइन, तो मुझे काफ़ी पहुँचा दीजिए। तो दूसरे दिन हमने बशीर दादा साहब अनंतनाग से आ गए, तो उनसे मुलाकात की,
तो वैसे दादा साहब को जब हमने ये खुशखबरी सुनाई वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी बात है। इसको उन्होंने पहले ही ये कहा, हालांकि उन्होंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि इसको फिर रहश करना है, उसको नए से फिर मुझे सोचना है, क्योंकि अब इसमें एक बड़ी शख्सियत आई है, तो इसलिए मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा से इसको रिहाइश करके भेज दूंगा। तो फिर उन्होंने उसी हिसाब से इसको रिहाइश करके फिर प्राण जी को एक मतलब बड़ा ट्रैक दे करके उसमें आ गए। ये एक ये हादसा हुआ। बहुत दूसरा ही जम्मू में मैजिकल डिवाइन एक्सपीरियंस आपने बताया कि आपने उसी टाइम सीन क्रिएट की और आपने, ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कैसे हुआ, आई डोंट नो, मतलब मैं आज ऊपर खुद वाला। भी हैरान, खुद भी हैरान हूँ कि वो कैसे हुआ। मतलब इट वाज, मतलब ये पता नहीं था क्या, मतलब तकदीर थी उस प्ले की, उस सीरियल की, और मतलब दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और उसी दौरान उन्होंने अपना जो गुलगुलशन गुलफाम है वो शबीर साहब को पढ़ने के लिए दिया था कि आप इस पर मतलब नेक्स्ट जब आप काम करेंगे तो गुलगुलशन गुलफाम पर काम कीजिए। शबीर साहब ने वो पढ़ा, लेकिन गुलगुलशन गुलफाम की तो मतलब शायद उसकी तकदीर में ही कुछ और लिखा था, दैट वाज डेस्टिन्ड टू बी डन ऑन नेशनल टेलीविजन। तो फिर वो नेशनल टेलीविजन का हिस्सा हो गया और 60 से ज़्यादा एपिसोड हो गए। तो प्राण जी मतलब क्योंकि प्राण जी के पास टैलेंट भी बहुत ज़्यादा था और लिखने नो की डाउट, सलाहियतें नो भी डाउट। ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर वो क्लिक दूसरे अंदाज से हो गया। यहाँ जम्मू में मैं आपको एक वाक्य सुनाऊंगा। ये विजय सूरी साहब के साथ जुड़ा हुआ है। विजय सूरी साहब का एक ख्वाब था कि मैं उन्होंने जानवर प्ले किया था मदन बिल्कुल। मोहन शर्मा साहब का, वेरी वेरी फेमस प्ले, वेरी ग्रेट प्ले। और उसमें सूरी साहब भी बड़ा जबरदस्त शानदार, मतलब अल्लाह मेरे पास अल्फाज कहाँ हैं कि मैं तो उसकी अदाकारी को बयान कर सकूं, वो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। लेकिन बहर सूरत उन्होंने एक बार कहा कि डॉक्टर सोनलाल मेरा एक ख्वाब है। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि मैं टेलीविज़न पर जानवर करना चाहता हूँ, जानवर में रोल करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये कौन सी, ये क्या मामला है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये हो सकता है, ऐसी क्या बात है, मैं प्रपोजल डाल दूंगा और देखते हैं ये करेंगे। तो मैंने प्रपोजल डाल दिया, प्रपोजल अप्रूव हो गया और मैं गया मदन मोहन शर्मा साहब के पास, और मालूम जी। अब वो भी हैं, जन्नत उनको नसीब करे भगवान। तो मैंने उनको कहा कि ये प्ले ज़रा दे दीजिए, तो ये मैं करना चाहूँगा। उसने कहा मेरे पास कोई ऐसा, मैंने कहा सर आपने जानवर लिखा है तो वो जो स्टेज पर हुआ है बड़ा मशहूर ड्रामा है आपका, आप क्यों नहीं देते हैं? क्या बात, क्या प्रॉब्लम है? हालांकि उनका सीरियल मैंने बच्चा उससे पहले किया था। उसने कहा नहीं जी मैं नहीं देता, मतलब ही डिडंट गिव इट। तो मैं वापस आया, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मदन शर्मा साहब ने ऐसा क्यों किया, व्हाई ही डिड इट लाइक दैट। तो मैं वापस आया तो सूरी साहब से शाम को बात की, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह से बात हुई। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आई डोंट नो, ऐसे कैसे हुआ? तो वो उनके उनके साथ मरासिम बहुत अच्छे थे, मतलब बिल्कुल मतलब अजीब किस्म का उनका रिश्ता था आपस में। एक जी। बड़े राइटर और एक बड़े एक्टर, ये मतलब एक अजीब, ये शेक्सपियर और हैमलेट का मामला था, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। तो वो गए और दूसरे दिन आ गए सूरी साहब। उसने कहा यार पता है तुमको? मैंने कहा क्या? उसने कहा कि ये तुम्हें कोई और समझ बैठा, तुम्हें डॉक्टर सोनलाल भी समझ बैठा। मैंने कहा लेकिन मैंने उनको नाम बताया। उसने कहा नहीं, ये डिडंट टुक इट दैट कि आप डॉक्टर सोनलाल कौन हो, तो ये है प्ले आपका, तो कर लीजिए शुरू। ये दूसरा वाक़या। फिर एक दो दिन के बाद मनमोहन साहब आ गए ऑफिस, तो ऑफिस में आकर के कहने लगे कि आई एम सॉरी, मुझे मुगालता हो गया, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त कि मैं आपको कौन समझ बैठा। तो मैंने कहा चलिए शुक्र है कि आप समझ बैठे। ये मतलब इस किस्म के मामलात और इस किस्म के हालात तो बनते रहते हैं, और मतलब और ये साथ साथ चलने भी चाहिए, क्योंकि ये काम भी कुछ ऐसा होता है जो बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हमने यहाँ ठाकुर पुंछी उर्दू नावल का, उर्दू शॉर्ट स्टोरी का एक बड़ा नाम है, पुंछ से ताल्लुक़ रखते थे, रेडियो में काम कर चुके हैं और काफ़ी काम उन्होंने किया है। और नावल उन्होंने लिखा, 2-3 नावल लिखे हैं। एक तो वादियाँ और वीराने, उसमें रेडियो में सूरी साहब ने ही काम, और दूसरा लिखा है दूसरा नावल उन्होंने लिखा था ये मन बड़ा चंचल है।
ये मन बड़ा चंचल है। जब उन्होंने कहा कि इसको टेलीविज़न पर एक मतलब एक प्रपोजल आया कि इसको टेलीविज़न पर करना चाहिए कि, तो फिर मैंने इस नावल को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि आप ही अडॉप्ट कीजिए, तो मैंने इसको टेलीविज़न रूप दिया। उसमें 3 ही कैरेक्टर थे, मतलब तो उसमें वाक़या ये हुआ कि जब भी हम शूट करने जाते थे, तो कोई न कोई प्रॉब्लम ऐसी आती थी कि मतलब सीन क्या, कोई 1-2 डायलॉग भी शूट नहीं होते थे। मतलब ऐसा मामला होता, पता नहीं क्या हुआ। मतलब ये आज तक मतलब ज़िंदगी का मेरा एक अजीब एक्सपीरियंस है कि हम लोकल पर जाते थे, उसमें हालाँकि बड़े अच्छे नाम उसके साथ जुड़े हुए थे। यहाँ मतलब लकी उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर कर रहे थे, दूसरा एक एनएसडी रिटर्न थे, वो भी एक और कैरेक्टर कर रहे थे। कुसुम जी उसमें रोल कर रही थी। बड़ा बेहतर मतलब कास्ट था, बड़ा बेहतर। ऐसे कास्ट की वजह से नहीं, पता नहीं क्या हालात ऐसे हो रहे थे कि फिर एक दिन कैमरामैन ने कहा कि हम जम्मू को ही छोड़ दें, हम कहीं और जाकर इसको करते हैं, मुमकिन है कि वहाँ हो जाए, पता नहीं क्या है इसके साथ। तो हम पटनीटॉप चले गए। बहुत खूबसूरत मौसम है, तो हम पटनीटॉप पहुँच गए। हम शाम को पहुँचे, सुबह हम देखते हैं कि पटनीटॉप में बारिश शुरू हो गई। यू विल नॉट इमेजिन, मतलब आप भी अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि बारिश इस कदर पड़ गई कि हम जिस होटल में रुके थे, उस होटल से निकलना मुहाल हो गया। तो ये मतलब डिले करना पड़ा प्रोजेक्ट। फिर 6-7 महीने, 7 महीने के बाद हमने फिर इसको दोबारा उठाया, टेकअप किया, क्योंकि सारा बन चुका था, स्क्रीन प्ले वगैरह सब कुछ, आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे। तो फिर हमने सिदरा में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है एक, है वहाँ से इसकी शुरुआत की। तो वहाँ से फिर इसको शूट किया। तो फिर मन बड़ा चंचल बन गया। बहुत अच्छा और कामयाब सीरियल था वो। क्या बात। तो अब मैं चलते चलते बहुत से हमारे युवा जो परफॉर्मर हैं वो इसे देख रहे हैं, तो मैं चलते चलते आपसे ये 2 सवाल है मेरे। एक तो किताबें पढ़ना, साहित्य की अगर हम बात करते हैं, कोई भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, उसके लिए साहित्य पढ़ना कितना जरूरी है, किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, आप क्या कहें? बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे कलाकार है कोई, जैसे अदाकार है कोई, उसके लिए पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत राइटर के पढ़ना। मतलब अगर कोई लेखक है वो अगर न पढ़े, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद ये मतलब ये कहे कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था, मतलब ऐसी बात कह सकता है, क्योंकि वो मतलब उसने वो कद अटेन किया होता है, या वो अंदर वाला उसकी शख्सियत इतनी फैल चुकी होती है कि फिर उसको शायद, मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने की या फैन की। वैसे पढ़ना तो लाजमी है, इल्म तो ज़रूरी चीज़ है, मगर अदाकार के लिए ये इसलिए लाजमी है क्योंकि अदाकार को समझना है कि अदाकार सेंसिबिलिटी से, मॉडर्न इदराक से दूर नहीं रह सकता है। तो अदाकार को बिल्कुल उतना ही सेंसिबल होना है, उतना ही सेंसिबल होना है जितना राइटर ने होना है। अगर वो डायलॉग को बोलता है तो वो डायलॉग को लिव करता है, और डायलॉग को इस अंदाज से लिव करता है कि जिस तरह से राइटर ने भी नहीं किया हो। तो उसके लिए उसके फहम और इदराक में वो चीज़ें, वो सेंसिबिलिटी, वो हिस्सियत होनी चाहिए, वो लाजमी है। इसलिए उसका पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ने से मतलब ज़ाहिरी तौर पर मतलब ये तो एक आम सी बात है कि विजन खुल जाता है, विजन बढ़ता है, वुसअत आती है ज़हन में, और इस वुसअत के पेश नज़र आदमी फिर तजुर्बे भी कर सकता है, डायरेक्टर को सजेस्ट भी कर सकता है, राइटर को भी सजेस्ट कर सकता है। मतलब जब वो मतलब पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े, तो वो सजेस्ट भी कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि जब मैंने शेक्सपियर प्ले लिखा जिसमें कैरेक्टरों की ये बात आ गई, अगर किसी ने शेक्सपियर को मतलब शेक्सपियर के लगभग तमाम बेहतरीन प्लेस को पढ़ा होगा, मुमकिन है कि वो मुझे सजेस्ट कर सकता है कि टू बी और नॉट टू बी, सोलोलेकी का जो आपने तर्जुमा किया है, जो आपने ये यहाँ डाल दी है, इसमें ये और भी ऐड हो सकता है, इसमें ये और भी कर सकते हैं। मतलब इस हद तक वो जा सकता है। लेकिन ये पढ़ने मतलब पर मुनहसर है, और मुझे लगता है कि अदब पढ़ना चाहिए। अदब पढ़ने से ही मतलब वो फ्यूचर शॉक से बच सकता है। अगर उसको एक बड़ा शॉक नहीं लगना चाहिए, उससे बचने के लिए उसको पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है। और ये मैं तमाम अपने दोस्तों से, जो मेरे हमअसर लोग हैं, मेरे मतलब जो नई नई नस्ल के लोग हैं और
बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा थिएटर, मतलब मैं बहुत मुतासिर हो गया कि इनके जुनून से, इसमें फ्रेंजी ही चाहिए, बुनियादी तौर पर ये जुनून की बात है। जब तक नस्ल में जुनून हो तब तक कोई भी आर्ट का फरीज़ा आप अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे सकते हैं। ये जुनून के तहत ही होता है, लिखना भी जुनून के तहत ही है, नहीं तो क्या हासिल होता है लिखने से। मतलब आप हम ढेरों लिखिए तो क्या, मतलब पहले ज़माने के लोग अलग थे कि पहले एक प्ले लिखता था आदमी देश के लिए तो उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता था। आज आप दर्जनों लिखिए तो कहीं खाते में ही कोई आता नहीं है। तो इसलिए मतलब ये सिर्फ जुनून की ही बात है, मतलब आदमी जो करता बिल्कुल है जुनून के तहत ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हरविंदर कौर बबली जुड़ी हैं मस्कट से, रंगकर्मी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, बहुत बहुत स्वागत। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डीन रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, रंगमंच के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, आकाशवाणी नाटकून में एक बहुत बड़ा नाम है, डिक्शन एंड वॉइस में बहुत महारत हासिल है, मीडिया कर्मी है, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं कि आपने बहुत ही गहरी बात कही। तो डॉक्टर कोल, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे गुजर गया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप यहाँ आए और आपने अपनी इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी है उसको शेयर किया। तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बातें बहुत थी, कुछ रह गई, कुछ अनकही हुई, लेकिन कभी दोबारा लेकिन मिलेंगे हम इस सफर में तो बातें जो रह गई वो हैं हम बातें भी कोशिश हो करेंगे जाएंगी। आपको एक सेशन में और लें, क्योंकि बहुत कुछ मुझे भी पूछना है। एक सेशन में हम आपको और लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ बहुत हो जाएंगे शुक्रिया। आजकल टाइम। थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू थैंक यू। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े। इतनी खूबसूरत जर्नी, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि अपनी मातृभाषा में लिखना, और वही बात जो अपनी मातृभाषा में लिखी गई हो वही बात आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। और इतनी खूबसूरत इनकी जर्नी रही थी, इंस्पिरेशनल जर्नी रही। जिस तरह से सतीश आनंद जी लिखते हैं बहुत गहरी बातें, बिल्कुल बहुत गहरी बातें, और वसंत काशीकर जी लिखते हैं बहुत अच्छी जानकारी सुनने को मिली। सोहन जी का आभार। बिल्कुल सो प्राउड की इतनी अजीम शख्सियत आज हमारे शो में थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत जो नेट का इशू रहता है, लेकिन उन सब जो इश्यूज हैं, सब जो प्रॉब्लम्स है नेटवर्क नेट से रिलेटेड, उनको भी ओवरकम किया, क्योंकि इतनी खूबसूरत, इतनी ज्ञानवर्धक, इतनी गहरी बातें उन्होंने हमसे शेयर की। और आप सब लोग इस जर्नी में साथ रहे, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मिलते हैं शख्सियत के अगले अंक में जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।